अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज मियाँ वाली में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया और पाकिस्तान के देरीना पेचीदा मसाइल की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए वादा किया कि 3 से 4 माह में महंगाई का जो इंडेक्स है और ख़ास तौर पे कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे अब ये देखने में आया है कि महंगाई और इन्फ्लेशन जो है वो उरूज पर है। सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है और उन्होंने कहा कि 4 माह में इस पर काबू पा लेंगे। मसाइल हल करने के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। यानी एक मरतबा फिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी अहम प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट है। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात उन्होंने आज की है कि कानून की बालादस्ती के बगैर कौमें तबाह हो जाती हैं। और जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए इन तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी बालादस्ती जो है वो बहुत अहम है। और एक मरतबा उन्होंने फिर कहा कि मुल्क को लूटने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। और दूसरी जानिब उन्होंने महंगी बिजली के मंसूबे लगाने का कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने यह सब कुछ किया, किसी हुकूमत ने गरीब का नहीं सोचा। ओवरऑल इस खिताब की इक्तबासात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन 3 से 4 माह जो महंगाई कंट्रोल करने की बात की है, क्योंकि महंगाई के बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मामला है कि हमारे इंतजामी उमूर जो हैं उसके नकाइस बहुत ज़्यादा हैं। इसे ज़ेर बहस लाएंगे। एलएनजी पर एलएनजी गैस और कोल सस्ता हो रहा है, ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारी प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब वो कम होगी तो बिजली के टैरिफ भी कम होंगे, बिजली की कीमत भी कम हो सकती है। और एक सवाल आज यहाँ पे हम रखेंगे कि 166 रुपये 166 रुपीज़ शुगर की प्राइस थी और अब ये 95 में मिल रही है, 90 में भी मिल रही है। 166 क्यों हुई? 95 तो हुकूमत का फैसला था। इस माफिया से किस तरह निपटा जाएगा, किस तरीके से इनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में भी ग्रीन लाइन बस का जो है मंसूबे का इफ्तिताह किया है और आप जानते हैं कि 1,35,000 यौमिया इसमें अफराद ट्रैवल करेंगे। 80 से ज़ायद बसें जो हैं वो आपको रूट पे नजर आएंगी बहुत जल्द। और बल्दियाती इंतखाबात का उन्होंने ये कहा है कि एक तो तरक्की मुमकिन नहीं और इदारों को खुद मुख्तियार, यानी बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। ये तमाम तर मामलात आज हम इसे ज़ेर बहस लाएंगे, इस पे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन साहब। आप पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और द न्यूज़ में आप लिखते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी और दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। और नुसरत वाहिद साहिबा ने हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है। आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नुसरत वाहिद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। ये बताइएगा सर कि 3 से 4 माह में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि महंगाई का इंडेक्स या इन्फ्लेशन जो है वो कम होने जा रही है, बैनुल अक़वामी सतह पे कम्युनिटी प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अब पाकिस्तान का एक मिजाज रहा है और हमेशा से कि जब महंगाई होती है तो फिर महंगाई में कमी बहुत मुश्किल से होती है। इसमें हमारा अपना कसूर भी है, हमारे इंतजामी उमूर के नकाइस भी हैं। अगर ये हो जाता है तो क्या वो जो एक परसेप्शन है कि हुकूमत महंगाई को अब तक कंट्रोल नहीं कर पाई, वो परसेप्शन दूर होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्शली ये चीज दुरुस्त हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एक तो इंटरनेशनली तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई। दूसरा जो है वो इशू था सप्लाई चेन का, जो कि लॉकडाउन होते रहे कोविड की वजह से, और उससे आपकी सप्लाई चेन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो गई और जो आइटम्स बाहर से आने थे वक्त पे नहीं आ रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स वक्त पे नहीं पहुंची, तो उसका एक इम्पैक्ट था कि आपको शॉर्टेज भी है और जो ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज वगैरह इसके रेट्स बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं और इस तरह मार्केट में चीजों की कमी होने की वजह से इंटरनेशनली रेट्स बहुत बढ़ते रहे। ये एस्पेक्ट तो कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कमी आ रही है और इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं इसको नीचे लाने की। तो एक एस्पेक्ट, यानी हमारे मुल्क में अगर तेल सस्ता आता है तो बिजली भी सस्ती हो सकती है, उस पर भी कीमतें कम हो सकती हैं और ट्रांसपोर्ट के रेट्स कम हो सकते हैं। लेकिन फिर इशू है गवर्नेंस का और लोगों के एटीट्यूड का। जो कारोबारी तबका है अगर उसका एटीट्यूड मुनाफाखोरी का हो, जैसे हमारे यहाँ एक रीत है कि रमजान का महीना आता है तो वही चीज जो है वो 6 गुना ज्यादा कीमत पे बिकनी शुरू हो जाती है जो पहले बहुत कम पे होती है। तो मुनाफाखोरी एक यहाँ की लानत है।
उसके साथ साथ ये है कि ये भी एक हमारा तजर्बा है कि जब कीमतें ऊपर चले जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनको नीचे लाना, नीचे आती नहीं, खुद ब खुद लोग नहीं करते। वो समझते हैं कि ये मुनाफा उसका उनका खुद बढ़ गया तो बड़ी अच्छी बात है, मुनाफा ने उन चीजों में। और फिर लोकल अशिया में जैसे वेजिटेबल्स हैं, दाने, इनकी इनकी सप्लाई वगैरह को रेगुलेट करना ये हमारी हुकूमत का काम है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करना हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम होगा। ठीक क्या है। ये गवर्नेंस के इश्यूज पे ये डिलीवर कर सकेंगे? ये सवाल है यहाँ पे। अच्छा जनरल साहब, एक बाहर बड़ी की अहम कीमतें बात, कम हो जनरल रही साहब अभी आप एक बात यही कर रहे थे कि डेफिनेटली जब पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं तो अशियाए खुर्दोनोश का भी बड़ा उस पर असर होता है। लेकिन एक चीज ये माजी में भी ऐसा ही हुआ है और इस मरतबा भी कोई हमने खास इसमें एक चेंज नहीं देखा। जब भी पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो साथ में दालें और खुर्दनी तेल की कीमतें कम होती हैं। इस चीज के हवाले से कोई बात नहीं करता। आपको याद होगा 3 माह तक रिजर्व पड़े रहे और $10 पर बैरल तक ये पेट्रोल गया, लेकिन गवर्नमेंट ने दालों की और तेल की कीमतें, खुर्दनी तेल की कीमतें कम नहीं की। आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंस कितना जरूरी है? ये कम नहीं होती। देखिए, बाहर कीमतें जब बढ़ती हैं तो यहाँ पे पुरानी कीमतों पे सस्ती चिली हुई चीजें जो पहले से पड़ी होती हैं उनकी कीमत फौरन बढ़ा देते हैं। वो यूं लगता है जैसे मार्केट में जो पहुंची है वो आज ही बाहर से इंपोर्ट होके शायद आई। लेकिन जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो यहाँ बेशक उनके पास एक महीने का स्टॉक पड़ा हो जो सस्ती कीमतों पे लिया हो, ठीक तो है। ये कीमतें नीचे नहीं लाते। ये एक फिनोमेना है हमारे अंदर, जो ग्रीड है लोगों में उसका, उसको हैंडल करना प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मदद से या जो होल्डर्स हैं उनके ऊपर छापे लगाना, ये हुकूमत उस मामले में बहुत कामयाब नहीं थी। क्योंकि माफियाज ने कंट्रोल किया चीनी को, माफियाज ने कंट्रोल किया आटा को, ठीक है। और हुकूमत जो है वो माफियाज के गोदामों से माल निकालने में नाकाम रही। जब निकाला थोड़ा बहुत तो चीनी की कीमतें नीचे चले गई। ठीक है। ठीक तो है ये जनरल साहब। गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ मौजूद हैं ठीक है। जिन पे अगर हुकूमत अच्छी तरह काम ना कर सके तो फिर आदमी को रिलीफ उतना आम आदमी को नहीं मिलता। ठीक है। नुसरत वाहिद साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरह जनरल साहब भी ये बात कर रहे थे, हमारा एक तो इंटरनेशनली जो है ना, जो ऑलरेडी महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इवन कि हमारे नेबर्स कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, ये बात भी सब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारे इंतज़ामी उमूर हैं उसके नकाइस की हर जगह पे बात होती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल गैर फाल दिखाई देता है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की रिट नहीं है, मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो छापे तो कहीं शादो नादिर मारते होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन की ये सूरत हाल है इंतजामी की। अगर एक शॉप में कोई चीज 15 रुपए केजी है तो दूसरी साथ में बिल्कुल शॉप है वहां 20 रुपीज केजी है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंतजामी उमूर को आप लोग कैसे हैंडल करेंगे और इंतजामी उमूर आप लोगों के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, सिचुएशन वाकई बहुत गंभीर है महंगाई के हिसाब से। वाकई हम सब भी बहुत परेशान हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर भी बहुत परेशान है इस बात पे। लेकिन मसला वहीं पे आ जाता है कि ये जो मिडिल मैन है ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर रहा है। सॉरी। जी जी प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जगह पे एक चीज़ की कीमत 20 रुपए है और अगली शॉप पे चले जाओ तो वो 50 रुपए हो जाती है। मैंने खुद इसका तजुर्बा किया हुआ है कि मैं सोराबगुड़ गई हूँ और वहाँ से जो चीज़ें लेके आई हूँ, अंडे, मुर्गी और कुछ सब्ज़ी, वो वापस आते आते डिफेंस तक वो चीज़ें 100% महंगी हो जाती हैं। तो एक ही शहर में रहते हुए आपको एक जगह पे कुछ कीमत और एक जगह पे कुछ कीमत होती है। इसमें हुकूमत जहाँ तक कर सकती है, जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों के दौरे करें या छापे मारें या जो कुछ भी करें, लेकिन वो जाके देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है। जब तक फूड इंस्पेक्टर, देखिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो तो कम से कम जाके देख सकते हैं, छापे मार सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जी नुसरत वाहिद साहिबा, हाँ आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आमिर साहब, नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ हम दोबारा जाएंगे। ये बताइएगा कि एक बात बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, अब प्राइस लिस्ट की भी बात की जाती है। मेरे ख्याल में आपने भी प्राइस लिस्ट बहुत कम देखी होंगी, कहीं पे भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या शाय खुर्दनोश के लिए जाते हैं, वहाँ पे ये एक इशू आता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इन्फ्लेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा है वो हमारी इंतज़ामिया है। हमारी इंतज़ामिया एक फ़ाल किरदार अगर यहाँ पे अदा करे। अच्छा, सब्सिडी भी देनी पड़ती है और
इवन के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं। आप जानते हैं, आप लिखते भी हैं, द न्यूज में आप लिखते हैं, तो बहुत सारी चीजों को आप समझते हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत सारी अशिया खुर्दनोश को सब्सिडी दी जाती है, जैसे मास ट्रांजिट के मंसूबों को सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी देना कितना जरूरी है, क्योंकि एक आम आदमी तो रिलीफ मांगता है ना। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इकोनॉमी, इसके 3 पहलू हैं। एक तो माशी पहलू है महंगाई का, और एक सियासी पहलू है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है। जो माशी पहलू है, हम चूंकि एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं पाकिस्तान, तो दुनिया में जहाँ जहाँ कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इजाफा होगा उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। और ये जैसे कोविड के दौर में हुआ, और उससे निकलते निकलते जाहिर बात है टाइम लगता है। हम गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेटिवली तैयार नहीं थे बड़ी महंगाई के लिए, क्योंकि अब देखें पिछले कई सालों से तेल की कीमतें मार्केट में बहुत नीचे आ गई थी। एक ज़माना भी आया, आपको पता है कि माइनस में चली गई बिल्कुल। उस दौर में भी हमने 70 तक पर लीटर हमने फरोख्त किया पाकिस्तान में। अब अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब अचानक महंगाई का तो वहाँ हमारे रिजर्व्स का भी तो इशू है ना सर, हमारे पास रिजर्व्स की भी तो इशू है ना। रिजर्व्स का इशू है, तो हमारे पास मैकेनिज्म जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस मैकेनिज्म, पहला काम ये कि इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जब इन्फ्लेशन जब ओवर आर्चिंग एक इशू बनता है, तो ये पॉलिटिकली आप किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये तो ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी है। जब इसमें ग्रोथ आनी शुरू होती है, तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि इक्वलिटी भी आए, यानी उसको मुनसिफाना बनाने का एक तरीका ये है कि आप सब्सिडाइज टारगेटेड सब्सिडीज दे दें। हाँ। जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम है, बिल्कुल। जैसे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम सब करते हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने मियां वाली में भी जी, कहा जी, है कि हम बिल्कुल। 30 से 40 रुपए जो है ना Exactly। शेख-उद-नोश में जो है ना उसकी इसकी सब्सिडी वजह की ये तरफ जा होती रहे है कि डॉक्टर साहब की जो लोअर तबके हैं, ग्रोथ की वजह से उन पर ट्रिकल डाउन नहीं होता है इकोनॉमी का, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको टारगेटेड सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, जन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, पब्लिक हेल्थ की बात हो, और वो तबके जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं खासकर उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन की बात की जाती है। तो महंगाई के मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान की अब मिसाल है, इस वक्त जो महंगाई के जो असरात हैं वो गरीब तबके पे ज़्यादा हैं, जो मैनुअल लेबर है उस पर ज़्यादा है, जो अनस्किल्ड लेबर है उस पर ज़्यादा है। उनके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। जो ऊपर की क्लासेस हैं, तबकात हैं, उनके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम आखिर ये करने गैप कहाँ आपको नजर आ रहा है कि एफबीआर अपना रेवेन्यू टारगेट से ऊपर भी जा रहा है। 6000 मतलब 6000 अरब के करीब जो है अब वो पहुंच के 4500 से, मतलब इतना टारगेट भी वो अब अचीव करने जा रहा है। रेवेन्यू टारगेट भी हमारा पूरा हो रहा है, अचीव भी हो रहा है। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हमने देखी पाकिस्तान में पहली मरतबा इतनी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पे कोई शख्स अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं करना चाहता, नहीं अपने गोशवारे जमा करवाता है। उसके बावजूद भी अगर ये सब कुछ हो तो फिर हुकूमत को कोई गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, किस नौयत का गैर मामूली बहुत सारे अनपॉपुलर फैसले बाज़-औक़ात आपको करने पड़ते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, इसमें आपको टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका टैक्स नेट है, तो टैक्स नेट के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट भी तो है ना सर, बिहार का और अवाम का, और उनका ये कैसे खत्म इसकी होगा? वजह कि मैं बताऊं, जो लोग ऑलरेडी टैक्स देते हैं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो गई हमारी। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर उन लोगों का जो टैक्स पेयर हैं, उनका जो रेवेन्यू आता है वो डॉक्यूमेंट तो हो चुका है, लेकिन वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे टैक्स लगाना होगा। ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है क्योंकि ये एक विशेष साइकिल है, समझ लें। जब हम टैक्स नहीं देंगे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे सोशल सर्विसेज में, सोशल सर्विस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका ट्रस्ट डेफिसिट होना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अब आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, ब्रॉडन करना है। उसके बाद एक दफ़ा जब टैक्स नेट में लोग आने शुरू होंगे और ये ब्रॉडन होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास में जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि जीएसटी भी बहुत बढ़ गई है और फिर डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ गए। लेकिन जो तबकात टैक्स से मुबर्रा हैं उनको उसमें ब्रॉडन करना, यू आर राइट, उसके माफिया और अशराफिया को जो है मेन स्ट्रीम में लाना। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि आप उन माफियाज को, उन लोगों को जो टैक्स से बाहर है, उनको अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है, ये जवाब भी शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि माफिया जो है वो स्टेट से ज्यादा ताकतवर नहीं होते, गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, तो उनको हम इतनी इंपॉर्टेंस देना भी नहीं चाहिए। नुसरत वाहिद साहिबा, कैन यू हियर मी? जी जी, नुसरत वाहिद साहिबा, ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने खिताब में कहा मसाइल को हल करने के लिए वो बात करने के लिए तैयार हैं। कैसे बात करेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र जो है अभी हमारे आमिर भाई ने भी किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। तो पॉलिटिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कंसेंसस डेवलप होता है। अब कराची में हुकूमत का और विफाक के दरमियान एक गैप मौजूद है, एवरीबडी नोज के क्या वो मसाइल हैं।
तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट्स के दरमियान। कैसे बातचीत की जाएगी, कहां से इनिशिएट किया जाएगा? अपोजिशन के हवाले से बड़ी एग्रेसिव और बड़ी हार्श टोन है गवर्नमेंट की बजाहिर जो नजर आ रही है। देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल शुरू में ही बिलावल भुट्टो ने जिस तरह अपनी स्पीच में कहा कि कदम बढ़ाए हम आपके साथ हैं, या शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये होता है कि ये जो कुछ भी असम्बली में कह रहे होते हैं बिल्कुल उससे अपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं, फ़ौरन ही बाहर निकलते हैं और उसके बाद जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो हर बंदा समझ सकता है कि वो क्या, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। बिल्कुल इत्तेहाद करने के या बातचीत करने के लिए इवन तैयार नहीं होते। ये नहीं कि वो नहीं करते, 8-8 घंटे मुलाकात होती है इनकी स्पीकर साहब के कमरे में और किसी चीज़ के ऊपर बात तय हो जाती है कि जी ये चीज़ें हैं, ये हम एग्री हैं इसके ऊपर, लेकिन बाहर निकल के जो वो बात करते हैं वो खुद बाकी लोग हैरान परेशान रह जाते हैं जो उस मीटिंग में बैठे होते हैं कि ये किस किस्म की बात हो रही है कि अभी थोड़ी देर पहले ये किसी चीज़ पे एग्री थे, पूरी रात ऑलमोस्ट 2 बजे तक बैठ के मीटिंग की है और अगले दिन आके ये बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि क्या ये वाकई चाहते हैं कि हुकूमत के साथ ताउन करें या कोई इस तरह की चीज़ करें? आप ये देखें, पहले दिन से इन्होंने रट लगाई रखी कि नालायक हुकूमत है, नालायक हुकूमत है। आपको पता है कि ये जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ इन्होंने शुरू किया है, ये एक्चुअली सिलेक्टेड अपोजिशन का जो लीडर होता है वो होता है। प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्ट हो क्या है, डेफिनेटली वो इलेक्ट हो क्या है, और उसके बाद जिस बंदे को सिलेक्ट किया जाता है वो अपोजिशन लीडर होता है सिलेक्टेड। अब ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात क्रिएट करें। आप देखें, जैसे ही ये अपनी 1.5-2 घंटे की स्पीचेस करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारी तरफ से कोई शुरू होता है बात करना, कि या तो वॉकआउट कर जाते हैं या इतना हंगामा करते हैं कि आप सही तरीके से बात तक नहीं कर सकते। इसीलिए फिर हमें जॉइंट सेशन बुलाना पड़ता है कि कम से कम लोग तो हों वहाँ पे, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। इन लोगों ने ये वतीरा बना लिया है कि बस निकल जाना है वहाँ से असेंबली से। जब तक हमारे बिल पास नहीं होंगे, जब तक अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, जब तक आगे चीज़ नहीं चलेगी, ऑर्डिनेंस नहीं बनेगा, तब तक किस तरह गवर्नमेंट अपने काम कर सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपने देखा जिस तरह हो गया सब कुछ ठीक तरीके से, तो इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा भी होता रहेगा। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन के साथ मिलकर काम करें, लेकिन इनकी इंटेंशंस नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह की मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। आप देख लें, कराची का देख लीजिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए ग्रीन बसेस का इनाग्रेशन के लिए, उससे एक दिन पहले एहसन इकबाल साहब पंजाब से चले आ रहे हैं और उनके साथ बाकी लोग, और जुबैर साहब भी बैठे हुए थे वहाँ पे, और वो कह रहे हैं जी ये तो आइडिया नून लीग का था और इफ्तिताह हम करेंगे। तो ये मैं इस बात के ऊपर हैरान होती हूँ कि किस किस्म के लोग हैं ये इस बात पे खुश क्यों नहीं होते कि जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उनको कंप्लीट कर रही है। ये शायद पहली दफ़ा हुकूमत ऐसी आई है जो इस चीज़ को कंप्लीट कर रही है। अदरवाइज तो आपको पता है कि वो खंडर बन जाता है। वो उसके जिस तरह सब काम करते हैं, सब गवर्नमेंट्स करती हैं। उन्होंने लड़कियों का स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की कोशिश की और उसको छोड़ दिया गया कि इवन उसके पत्थर और ईंटें गिरना शुरू हो गए। तो इस तरह किसका नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है ना। ये किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी तो नहीं है। अगर कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करता है तो दूसरी हुकूमत का काम ये है कि उसको आगे लेके जाए और कंप्लीट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत सारे वो प्रोजेक्ट्स भी कर रही है अपने काम के अलावा, जिसमें वो इन चीज़ों को आगे लेके जाए और उनको कंप्लीट करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि जी हमारी चीज़ है और हम ये कर रहे हैं इसको कंप्लीट। वो चाहते हैं कि वो इफ्तिताह करें तो बुला लें नवाज शरीफ को, वो तो आने पर राजी नहीं है। ठीक है। तो अगर उन्होंने कुछ वाकई किया है तो वो नजर आएगा लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन क्या वो सिर्फ सड़कें बना लेने से या पुल बना लेने से मुल्क वाकई तरक्की कर लेता है? बेसिक चीज़ें आप देना, लोगों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। जिस चीज़ के वादे किए उस तमाम चीज़ को ख़त्म कर दिया। अगर हम सिर्फ भुट्टो के ज़माने से लेके अब तक की हुकूमत देखें, इनकी तो 50 साल ऑलमोस्ट गुजर गए। लेकिन चूँकि मैं खुद सिंध की प्रेसिडेंट थी वुमेन विंग की, तो मेरे सिंध के इतने ज़्यादा चक्कर लगे हैं। पहला मेरा जो था वो कश्मीर था, और उसके बाद आखिरी शायद इलेक्शन से पहले जो था वो डेरा मुराद जमाली ढाडर बलोचिस्तान तक। तो बस वो गुर्बत, वो अफलास मैं देखती रही हूँ। जिस वक्त मोटरवे बन रही थी, आप यकीन करें हर आधे मील के फासले पे अभी भी जाइएगा, अब थोड़ी ज्यादा है, अब पहले से भी ज्यादा हो चुकी है कश्मीर का। और आपने जिस तरह डीएम जमाली की बात की है, वहां के लोग तो अब इतने मसाइल से दो चार हैं और इतने उनके मसाइल कि वो पहले से बढ़ गए, कम नहीं हुए। नुसरत वाहिद साहिबा,
डेफिनेटली देखिए, हमारी सिंध में हुकूमत नहीं है, ये आपको पता है। जी हाँ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारे एमएनएस जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो फंड मिल रहा है वो उसी पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, कराची की बहुत सारी जगहों पे सड़कें बन चुकी हैं। ऐसे लोग जो हमारे बहुत बड़े बड़े क्रिटिक थे, वो तक खड़े होकर वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं कि ये देखें, मेरे इलाके में पहली दफ़ा मैं कोई सड़क देख रहा हूँ या इस तरह की चीज़ देख रहा हूँ। जहाँ तक पानी का है, पानी ये नहीं कि पानी नहीं है। कराची वाह से जो पानी आता है उसको उन्होंने आधे से ज़्यादा बहरिया टाउन को दे दिया है, और उसके बाद जो आता है वो टैंकर्स में चला जाता है। अगर पानी नहीं होता तो टैंकर्स में कहाँ से आता? हाफ डैम का पानी, और वैसे भी बलूचिस्तान में भी बहुत किल्लत है, बहुत सारे मसाइल। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। जनरल साहब, ये हम बार बार विल की बात करते हैं। अभी नुसरत वाहिद साहिबा ने भी यही बात की कि हम चाहते हैं कि हम अफाम तफहीम से मामलात को आगे चलाएं। अपोजिशन वही अपोजिशन है, कोई बाहर से इंपोर्ट तो हमने नहीं किया सर। ये वही अपोजिशन है जो हमेशा तनकीद करती है, तनकीद बराए तनकीद ही सही, जो नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पे तामीरी तनकीद है तो उसका हिस्सा जरूर बने, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे हमें समझ आती है कि कहीं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आप कोई मंजूर कर दें, आप कोई फैसला कर दें। यहां पे आपने जब मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या बिल आपने मंजूर करने होते हैं, तो अगर अपोजिशन की विल नहीं है और आप उस पे ऑर्डिनेंस ले आते हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी सर? क्योंकि उनको भी मैंडेट मिला हुआ है, अपोजिशन भी तो डेफिनेटली मैंडेट ही लेकर आई है ना, अवाम ने ही उनको वोट दिया है। तो कंसेंसस नजर नहीं आता है। अगर अपोजिशन एक्सपोज कर देना बुला के जी इन बिलों पर वो हमारे साथ बिल्कुल हिमायत नहीं कर रही है, तो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे और बिल अमेंडमेंट्स हैं। देखिए, यहाँ पे हुकूमत की एक जिम्मेदारी थी कि ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करते, और बजाय इसके कि हर बात पे ये कहा जाए कि ये एनआरओ मांगते हैं, ये अपने केसेस करप्शन के जो हैं वो उन पे रियायत मांगते हैं, हम इनसे नहीं मिलेंगे। ये चीजें आप प्राइवेटली उनको कह सकते हैं। जब भी अगर कोई वो बात करें तो आप उसको कह सकते हैं जी इससे हमारा वास्ता नहीं है, ये नैब जाने और आप जाने। लेकिन कार्य सरकार ने मुल्क का काम करना, वो तो पार्लियामेंट को करना चाहिए था, और उसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। हुकूमत के उसने एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कम वक्त दिया पार्लियामेंट को, और ऑपोजिशन ने भी पार्लियामेंट की कोई वक्त नहीं की। जब हम सुनते हैं इनसे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसी के फैसले जो हैं पूरे मुल्क में राइज होने चाहिए, तो पार्लियामेंट को फाल रखना चाहिए था। पार्लियामेंट को फाल नहीं रखा गया। तो नतीजा ये है कि आज आपके पास अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पार्लियामेंट के पास बहुत कुछ नहीं है। तो ये तो है फेलियर दोनों साइड्स का। बाकी ये कि करप्शन के केसेस हैं जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर रुकते रहे हैं, या ये चीजें तो हुकूमत को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी करना, इसको चलाना वो नैब की जिम्मेदारी थी। ठीक है, नैब अगर उनको चला रहा है उन केसेस को, तो आप मुतमईन रहें, आप उस काम को सुपरवाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन को ये मैसेज मिलना चाहिए कि जनाब नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो जाने और आप जाने, और हमारा कोई उससे वास्ता नहीं है। हमसे को मदद मांगेंगे नैब तो हम जरूर देंगे। लेकिन यहाँ पे इंप्रेशन दोनों तरफ गलत रहा। हुकूमत को ये इंप्रेशन कि जनाब जब भी इनसे बैठ के कोई काम की बात करने की कोशिश की ऑपोजिशन से, तो ये नारो मांगेंगे, और ऑपोजिशन को ये कि जनाब हम जब भी इनके साथ बैठेंगे ये हमें आगे से चोर डाकू कहेंगे। ये वो चीज है जिसने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, और ये सारा वक्त जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सका एक प्रोडक्टिव लेजिस्लेशन के लिए, जो नहीं हुई। तो ये अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट को फाल करें, और इनके साथ ऑपोजिशन का काम वो होता है, ये करते हैं एहतजाज वगैरह, ये चीजें चलें, लेकिन हुकूमत को थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए और इनके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा। आमिर हुसैन साहब, जिस तरह जनरल साहब एक बात कर रहे थे, एक चीज़ और भी है, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो कि आईनी इदारे हैं, उनको डिफेंड करना होता है। मजबूरी है कि अगर उन पे ब्लेम गेम का मामला चले या कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, तो स्टेट से गवर्नमेंट जो है, जनरल साहब की बात भी ठीक है कि, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स को डिफेंड तो करना होता है, आगे आना होता है। लेकिन यहाँ पे एक मामला है, अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जो हैं वो सरदमोरी के शिकार रहते हैं। लेजिस्लेशन करनी जो होती है, लेजिस्लेटर्स ने जिसके लिए अवाम मैंडेट देकर भेजती है, एक ट्रेंड सेट हुआ है मुल्क के अंदर, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में फंड लेके सड़कें बनाना, ट्यूबवेल लगा देना, प्राइमरी स्कूल बना देना, BHUs बना देना, जो कि एक लोकल बॉडीज का काम है। हमारे लेजिस्लेटर्स जो है वो एक तवील मुद्दती, जिनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं, उसकी तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं?
ये वोट के हुसूल का मसला है क्या, इशू क्या है? डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे जो बुनियादी सवाल है ना, जैसे आपने फरमाया और जनरल साहब ने भी बताया कि हमारे यहाँ जो अलमिया है वो ये है कि हमारे पास स्टेट्समैनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी एक लेजिस्लेटर होता है, उसका काम पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ओवरऑल इदारों को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना। सर्विस डिलीवरी का काम, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का काम होता है, गवर्नेंस के इश्यूज पे काम करना होता है और डेमोक्रेटिक कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए बड़ा अहम रोल होता है। और अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, यानी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी डाउनवर्ड टू द पीपल, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंटेरियंस, अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी टू एवरीवन, मतलब ये एक तरीका होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि तवातिर के साथ जो जमहूरी कल्चर है वो उसी तरह डेवलप नहीं हो पाया, तो हमारे मिनिस्टर्स भी या हमारे MNAs भी ये समझते हैं कि उनका काम कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले इलेक्शन की तैयारी करना है। यस, वोट के उसूल को यकीनी बनाएं। एग्जैक्टली, यानी हम ये पॉलिटिक्स नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। जब आप पॉलिटिक्स को इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, उसको एक बिजनेस का एक तरीक़ाकार बनाएंगे, तो फिर रिफॉर्म्स भी नहीं होंगे, गवर्नेंस नहीं होगा, पॉलिटिकल विल क्रिएट नहीं होगा, डेमोक्रेटिक कल्चर परवान नहीं चढ़ेगा। तो ये काम बेसिकली पार्लियामेंट का है। जैसे जनरल साहब ने खुद उन्होंने भी बताया कि पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। कुछ इश्यूज़ नेशनल लेवल के होते हैं, कुछ इश्यूज़ पॉलिटिकल लेवल, पार्टी लेवल के होते हैं। जहाँ पार्टीजन इश्यूज़ है वहाँ पर पॉलिटिकल अपोजिशन तो होती है, गवर्नमेंट अपनी पोजीशन लेती है और अपोजिशन अपना पोजीशन पे अपनी पोजीशन लेती है। लेकिन कुछ जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी का इशू है, पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का इशू, लार्जर प्रॉब्लम्स है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान के क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल इसमें बेसिकली तमाम मुल्क के पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा होकर सोचना है। और ये सोचेंगे तभी इस मुल्क के अंदर एक हमें नज़र आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो सबके लिए फ़ायदा है। मुल्क में अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी चल जाता है या हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये हम सब के लिए फायदा है। हालांकि हमें बहुत अच्छा हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जा हमें बेहतरी मिली, कितना हम उससे फायदा उठा सकते थे। क्योंकि हम देखिए ये और बहुत सारे काम हो सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की जो आप बात करते हैं, इंपोर्ट ओरिएंटेड तो बदकिस्मती है। आप बताएं क्या हमारे पास पोटेंशियल नहीं है आमिर साहब? क्या मादनियात जो पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा मिनरल्स दरियाफ्त हुए, 45 तो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, खैबर पख्तूनख्वा ले लें, सिंध ले लें, जखायर हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे पास विल नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर सिर्फ बलूचिस्तान पे प्रॉपर उसको मैनेज करे ना रिसोर्सेज को, तो ये पाकिस्तान को आइंदा 500 साल तक बलूचिस्तान खिला सकता है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। लेकिन यही मामला है कि हम एटलीस्ट उन कौमी मसाइल के हवाले से तो यकजा हों, एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करें और कहें जी पॉलिटिकली हम अपोजिशन में हैं, हम हुकूमत को तो अब इस वक्त जिस तरह हुकूमत इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बना रही है, अपोजिशन का भी एक एटीट्यूड है। हाँ, अपोजिशन भी अपनी अब मफादात और अपनी जात तक महदूद है, अवामी फलाह बहबूद की बात ही नहीं है। बिल्कुल। पीडीएम के बारे में मुझे बताया कि पीडीएम ने कितने जलसों में अवाम के मसाइल के हवाले से बात की? नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं की। वो कोई डील की तरफ देख रहे हैं, अगर इस वो आईनी इदारों पर ही बातें चल रही हैं। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी देखना पड़ेगा कि इस मुल्क मजीद इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। नुसरत वाहिद साहबा, ये आपकी तरफ बड़ा एक अहम सवाल है। देखिए, सी पैक को हम लेकर बात करते हैं, एक अजीमुशान मंसूबा है जो इस पूरे खित्ते की तकदीर बदलने जा रहा है। अमेरिका और सुपर पावर्स जो हैं वो भी इसको देख के बड़ी परेशान हैं, यूरोप बड़ा परेशान है कि 100 से ज्यादा मुमालिक इससे इस्तेफादा करने जाएंगे। पाकिस्तान के पास एक मरकजी हैसियत है गवादर को लेकर, बातें सब समझ में आ रही हैं। एक तो सी पैक से जुड़े हुए, GCC से जुड़े हुए मंसूबे हैं, हमारे इकोनॉमिक जोन है, हमारे इंडस्ट्रियल जोन है, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट साइड पर हम ये देख रहे हैं कि उस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम करने की जरूरत थी, अब पिछले दिनों में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, हम सी पैक रूट से गिलगित तक गए, अब सी पैक रूट पे वहां पे भी काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम शारा रेशम पे आते हैं, एबटाबाद, मानसेरा, थाकोट, ये पूरे एरिया, उस शारा रेशम को देख के बहुत परेशानी होती है कि सी पैक रूट पे तो बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन दूसरी जानिब जो है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत भी है, लेकिन शारा रेशम में वही खड्डे, वही हालात। देखिए मैं खैर बहुत अरसा हो गया मुझे एबटाबाद या उससे आगे गए हुए, सवात वगैरह नहीं गई मैं, लेकिन जो पिछला टेन्योर था इनका KP में, उसमें बहुत काम हुआ था, बहुत सड़कें बनी थी। यानी आप नथिया गली जाएं तो जैसे ही KP की सरहद शुरू होती है और पंजाब ख़त्म होता है, आपको बेइंतहा खूबसूरत कार्पेटेड रोड्स नज़र आती हैं। ये मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ तकरीबन। तो
मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो जाहिर है जो सी पैक की हैं वो बहुत बेहतर रोड्स होंगी, लेकिन केपी ने अपनी पुरानी हुकूमत में यानी पिछले 5 साल की जो इनकी हुकूमत थी उसमें बहुत काम किया था सड़कों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से आपको पता है केपी में लोग दोबारा आपको वोट नहीं देते अगर आपने काम ना किया हो। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीटीआई की हुकूमत को न सिर्फ वोट मिले बल्कि बहुत मेजॉरिटी के साथ वहाँ से जीती है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं सी पैक की बात, सी पैक मैं खुद भी गवादर गई हूँ और हम लोगों ने देखा है जाके सारा स्टेडियम ख़ास तौर पे और बाकी और तमाम चीज़ें, पोर्ट वगैरह भी, तो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में कुछ स्लो हो गया है। जाहिर है कि आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो उसके अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि इसमें चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, पाकिस्तान को भी होगा और चाइना को भी होगा। तो ये चीज़ कैसे बर्दाश्त हो, ना भारत से बर्दाश्त होगी और अमेरिका भी आपको पता है किस तरह के हालात हमारे लिए क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला तो कोई और आया नहीं था। अभी कल परसों भी प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग थी उस पर वेब पे वो उन्होंने नहीं ज्वाइन की, पाकिस्तान शरीक नहीं हुआ फॉरेन मिनिस्टर हमारा। वो तो बहुत ये वाली अच्छा, चीजें बड़ा जाहिर है खुशाइन वो फैसला है, कल हमने तारीफ की है इस पे उनके बहुत। खाते में लिखी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी मुझे आवाज नहीं आ रही, जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जी, प्लीज गो अहेड मैडम, आपकी प्लीज। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है या काम करना नहीं चाहती। बहुत सारे हर तरफ बल्कि आप समझें कि हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं, और ये कोई ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर से ही हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी हैं। हमारे दुश्मन तो अंदर भी बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं, जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड है, नालायक हुकूमत है। हालांकि आप देखिए अगर ये नालायक हुकूमत होती तो क्या इस तरह परफॉर्म कर रही होती। कोरोना को देख लें, इकॉनमी हमारी अच्छी खासी बूस्टअप कोरोना के दिनों में कर रही थी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई थी, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन जो किया उसको पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। और कितनी कम अल्हम्दुलिल्लाह अभी 28,000 कुछ है हमारी जिनकी डेथ्स हुई है इस तमाम अरसे में, और जबकि आज ही मैं देख रही थी उसमें 57 लाख लोग फौत हुए हैं पूरी दुनिया में। तो हम लोग किसी काबिल हैं तो कर रहे हैं ना, अल्लाह की मेहरबानी, डेफिनेटली अल्लाह की मेहरबानी है कि हम इससे बच गए, बहुत ज़्यादा हम इफेक्टेड नहीं हुए। लेकिन कुछ तो हुकूमत के ऐसे अमल होंगे या ऐसी तरकीब होगी कि जिसकी वजह से हम बच गए, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें आप देखिए कि किस तरह एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को उनकी हालात को बेहतर करने के लिए कितने अरबों रुपए उनको दिए गए कि वो कम से कम कुछ तो उनके पास घर चलाने के लिए हो, जब बाहर कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बैंक्स बंद है, सारा रोजगार बंद है। तो उसमें मैंने तो कई ऐसी औरतों को देखा जिन्होंने शायद जिंदगी में 12,000 रुपए अपने हाथ में नहीं लिए थे, वो हाथ में लेके रो रही थी कि इतने पैसे तो हमें कभी मिले ही नहीं। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका नुसरत वाहिद साहिबा, हमारे साथ कराची स्टूडियो से आपने हमें ज्वाइन किया था। और जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक जिस तरह कहा गया कि पूरी दुनिया में इस पैंडेमिक ने हंगामा बर्पा किया, दुनिया भर की जो तरक्की याफ्ता ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज थी वो क्रैश कर गई, लेकिन दूसरी जानिब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बहुत सारे ममालिक इसके बेनिफिशरी भी बने। पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में गया हमारा, हमें उसका बहुत फायदा हुआ। इंपोर्ट हमारी कम हुई, एक्सपोर्ट भी डेफिनेटली उससे हमारी बढ़ी। फिर ऑयल रिजर्व से भी हमें बहुत फायदा होना था, 3 माह तक हम इससे फायदा नहीं उठा सके। नकाइस भी हैं, मसाइल भी हैं, और कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से अपोजिशन ने भी कुछ अनपॉपुलर किस्म के डिसीजन लेने, सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं लेने। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक तो पिछले 2 साल का ताल्लुक है जिसमें कि कोविड यहाँ पे रहा, पूरी दुनिया क्रेडिट देती है इस गवर्नमेंट को कोविड को बहुत अच्छी तरह हैंडल करने में। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी में बहुत बड़ा जमूद आया, जो कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा जमूद नहीं आया। जो फैक्टर्स हैं, बाहर के कर्जे ज्यादा हम ले बैठे हुए हैं, या बाहर से पेट्रोल महंगा हो रहा है या और चीजें, तो वो तो हमारे पास में नहीं है। लेकिन अपने मुल्क में जो कुछ कर सकते थे वो बड़ी हद तक कोविड के दिनों में तो बहुत कुछ किया। लेकिन अब चीज ये है कि हमारी लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं, जो नीचे लेवल पे इश्यूज हैं कोरोना के, वो हल नहीं होते। प्रोविंशियल लेवल पे आप देखिए कि कोलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से आपके पास वो कंट्रोल नहीं है चीजों पे जिस तरह होना चाहिए। कोलिशन पार्टनर्स आपसे कुछ मुख्तलिफ अपने डिमांड्स रखते हैं, और यही आपका सिलसिला फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी है। तो इन हालात में कुछ तो ये मुश्किलात थी
कि गवर्नमेंट एक थिन मेजॉरिटी के साथ बैठी है, कोलिशन पार्टनर्स की वक़्त बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुछ इनकी अपनी सफों में भी आप देखिए कि लोग ऐसे घुसे जो कि माफिया से जिनका ताल्लुक था। अब हम आप एक चीज देख लीजिए कि हमारे सिस्टम को चीनी ने बड़ा खराब किया। लोग चीनी के बारे में बड़ा वावेला मचाता रहे। दरमियान दरमियान में रमजान भी आया, जब चीनी की कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है तो माफिया सारे तो पार्लियामेंट में थे। चीनी के कारखाने तो बाहर शायद ही कुछ लोगों के हों, वरना तो आप कह लीजिए कि 60-70% तो लोग वो हैं जो पार्लियामेंट में हैं हम्म। या पॉलिटिशियंस हैं। तो माफियाज अगर खुद हुकूमत में या इक़्तिदार में आके बैठ जाएं तो वो चीजें फिर चलना मुश्किल हो जाती हैं। हम्म। ब्लेम गवर्नमेंट को किया जाता है। फिर आप ये भी देख लीजिए कि इन अदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, मेरिट हमने कहीं फॉलो नहीं किया। हम्म। नतीजा ये है कि आज अदारे आपके डिलीवर नहीं कर रहे। वो अपनी वफादारियां उन लोगों के साथ रखते हैं जिन्होंने मेरिट का कत्ल करके उन लोगों को अपॉइंट किया था। अपॉइंट किया था, बिल्कुल। वो समझते हैं कि उनके बेनिफैक्टर, उनके जो हैं मेंटोर, वो लोग वो हैं जिन्होंने उनको वहां पे अपॉइंट किया और हकदारों का हक मारा। ये काम हमने जुडिशरी में भी किया और ये काम हमने हुकूमत के तहकीकाती अदारों में भी किया, जिसमें FIA है, FDR है या नैब है। तो बदकिस्मती कि एक पूरा स्ट्रक्चर जो इस मुल्क का है उसको माफियाज के हाथों तबाह किया गया अपने मुफादात के लिए, कि आप करप्शन करें तो पकड़े ना जाएं, आपके केसेस छूट जाएं। तो ये एक ऐसा अलमिया है जहां पे मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको परफॉर्म करने में बड़ी मुश्किल होगी अगर वो वाकई सिंसियरली चीजों को ठीक भी करना चाहें, इकोनॉमी को बढ़ाना चाहें और करप्शन को रोकना चाहें। सबसे बड़ा दुख आज अवाम के लिए करप्शन को रोकना है, क्योंकि हुकूमत अगर रोकना चाहे भी तो जिस तरह के अदारे खराब हो चुके हैं या जिस तरह करप्शन की भी करप्ट माफिया स्ट्रांग हो चुकी है, ये बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे तो सिस्टम को जनरल साहब, गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, जब माफिया की बात की जाती है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी वेस्ट के कई ममालिक में जा चुका हूं, माफिया तो हमेशा होती है, ये नहीं है, वो भी इंसान है, हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, वहां पर भी माफिया होता है। लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो उनके गिर्द घेरा तंग करती है, उस माफिया को आईनी हाथों से निपटती है, उनको पकड़ दकड़ होती है, शफाफियत होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। वो यहाँ पे हालात है मुख्तलिफ। यहाँ ये हुआ है कि माफिया हुकूमत में इक़्तिदार के लोगों में बनी, यानी इक़्तिदार भी आपके पास है, करप्शन भी आप कर रहे हैं और लोगों को अपॉइंट भी आप कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जब माफिया इतनी बाइख्तियार हो तो वो रियासत से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। हमारे यहाँ माफिया जो है वो रियासत से ज्यादा ताकतवर। यहाँ कोई भी रियासत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि रियासत चलाने वाले वो खुद हैं। तो ये बड़ा, आप सिंध में देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए, पीछे देख ले। मैं अगले दिन आपको, मैं एक छोटी सी चीज आपको गोशगुजार करूं। कुछ दिन, 4-6 दिन पहले एक एक आर्टिकल छपा, जुल्फकार चीमा साहब का लिखा हुआ। वो लिखते हैं कि साकिब निसार और आसिफ सईद कोसा ये बेहद एहसान फरामोश निकले हैं, क्योंकि ये तो जज एडवोकेट, असिस्टेंट जज एडवोकेट जनरल बनने के भी काबिल नहीं थे। इनको मियां साहब ने खास तौर पे जज बना दिया, सेक्रेटरी लॉ लगाया और ये सब। जी हाँ, सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री लगाया। मियां साहब के घर की थी अदालतें, बर्बाद करके अदालतें फारूक होकर चले गए। बोले उस वक्त जब वो जज उनके हक में नहीं फैसले कर सके। अगर वो फैसले इनके हक में कर देते तो मियां साहब का भी मकसद पूरा था और उनका भी, कि उनको नालायक होने के बावजूद इतने इतने बड़े ओहदों पे चीफ जस्टिस बन गए वो हमारे मुल्क के। तो भेद खुल जाते हैं इनोसेंस में। लेकिन आप देखिए कि किस तरह अदारे अदालत का रोना रोते हैं हम लोग। तो ये जुल्फकार चीमा साहब की जो आपको बातचीत से जो समझ लगी वो यही है कि अदालतों को इन्होंने अपने ख्वाहिशात के लिए बर्बाद किया। वो हुदैबिया पेपर मिल का जिस तरह फैसला हुआ उस तरह का फैसला करें। तो आप कैसे इन इन जो ये माफियाज है इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? रियासत की तो ताकत है नहीं अदारों में, जुडिशरी में है, नैब में है, FIA में है, लेकिन वो इनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा फेलियर इस गवर्नमेंट का जो इसको आके ले बैठेगा वो यही है कि मेगा करप्शन केसेस में ये एक भी केस हल नहीं करवा सकते। सही कह रहे हैं आप। अगले ठीक दिन, है। 2 दिन पहले आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था जरदारी साहब का, 6 या 7 केसेस। उन्होंने कहा ये सब केसेस के कागजात चोरी हो चुके हैं, यहाँ कोई कागज है ही नहीं, ना नैब के पास है ना किसी और के पास। तो करप्ट माफिया ने जो कागज चोरी करवाती है वहां कोई, वरना किसी और जगह से कोई ऐसे निकल सकते हैं कागजात?
ये वो हशर है जो इस मुल्क का किया है इस माफिया ने, जो किसी के काबू में नहीं आ रहा। और बड़ा दुख है, अफसोस ये है कि एक दो मीडिया हाउसेज हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम है करप्ट माफिया को बचाना, उनकी हमायत करना, रियासत का पैसा निकलवाना उनकी ठीक है, जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। उन्होंने पैसा कमाया इन दो मीडिया हाउसेज ने, दो तीन ने बर्बादी करके रख दी इस मुल्क की। कि उन्होंने जालसाजों को सपोर्ट किया है, चोरों को सपोर्ट किया है, पैसा जिन्होंने खाया उनको सपोर्ट किया है, उनके हक में सारे कभी कोई एफिडेविट लेके आ गया, कभी कुछ। ये एक दो मीडिया हाउसेज ने तबाही फेर के रख दी इस मुल्क। ठीक है जनरल साहब, बिल्कुल आपने एक बात, कई बातें जो हैं आपकी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही आमिर हुसैन, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये बताएं, माजी की तरह जिस तरह नून लीग के दौर में चीनी का स्कैंडल आया, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी के दौर में भी आटे का, फिर रेंटल पावर का केस आया, बहुत सारे स्कैंडल्स हमारे सामने आते रहे। आवाम रहती है, कोई अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता। जी, और आपने अनपॉपुलर फैसलों की बात की, तो अनपॉपुलर फैसले हमें हुकूमतें करते हुए दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ भी तो फिर आपको कमर कसनी होती है, फिर उनके खिलाफ भी आपको गैर मामूली फैसले करने होते हैं। ये जितने के जितने स्कैंडल्स आते हैं, ये अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। पनामा पेपर्स का नाम आया, बहुत सारे लोग हैं अभी भी पनामा पेपर्स में, फिर उसके बाद पेंडोरा पेपर्स के मामलात आए हैं, आगे फिर और कोई इस तरह का जो है ना, कोई और लीक्स आ जाएगा, कोई दीगर मामला आ जाएगा। तो थ्रू आउट अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, और फिर अपने लोगों में भी खुद एहतसाबी, जिसे हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कहते हैं। ऐसा कोई आइडियल टाइम आपको आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, इसके लिए बहुत सारे बीज बोया गया है ऐसा कोई? बीज बोने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। कुछ अवामिल तो पॉलिटिकल हैं जो जनरल साहब ने बताया, कुछ अवामिल हमारे तालीमी निज़ाम के हैं, कुछ अवामिल ऐसे हैं कि हमने एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, शहरियों के हुकूक भी होते हैं और जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और ड्यूटी बेयर्स भी हैं और राइट होल्डर्स भी हैं। ये तस्वुर अक्रॉस द बोर्ड आना चाहिए। बात यह कि जो माफियाज इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाते हैं वो हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो सियासी निज़ाम उस तरह बना हुआ है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वोटिंग अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं होता, वोटिंग वोट खरीदे जाते हैं। कोई वडेरा होगा, डरा के वोट लेगा, स्कूल टीचर्स को भर्ती करेगा सिफारिश पे, वो उसके फेवर्स में आएंगे। मतलब यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है रेंट सीकिंग का। वो रेंट सीकिंग बुनियादी तौर पे ऐसे लोगों को ऊपर लेके आता है जो सियासी निज़ाम को बेहतर करने के बजाय उस रेंट सीकिंग के निज़ाम को कंटिन्यूएशन देना चाहते हैं, उसको तवातुर देना चाहते हैं और उसमें स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। अब इसका हल ये है कि हमें बहुत सारे जगहों पे इन्वेस्ट करना होगा। पहली इन्वेस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया के 72 ममालिक में 146वें नंबर पे। अब जनाब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का शुमार यमन, अफ़गानिस्तान और सब साहारन अफ्रीका जैसे मुल्क में होता है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। अगर इस ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटी के साथ आप एक बेहतर जमहूरी निज़ाम बना नहीं सकते। मगरिब में जब होता है किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, तो असर नो हम क्यों रिवाइव नहीं करते? मिसाल के तौर पर एक तरफ बांग्लादेश की हम बात करते हैं, इंडोनेशिया, इन्हीं ममालिक के हम इवन इन्फ्लेशन को लेकर देखें, ह्यूमन इंडेक्स को लेकर देख लें, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर देख लें। डॉक्टर साहब देखें, बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी का 5 से 6% हिस्सा तालीम पे लगाया। आज उनका तालीमी निज़ाम हमारे तालीमी निज़ाम से बहुत बेहतर है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। इवन श्रीलंका का, जी, श्रीलंका का स्किल्ड लेबर हमारे स्किल्ड लेबर से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इन्वेस्ट करने के जो असरात वक्ती नहीं आते, उसके लिए आपको 10-20 साल की प्लानिंग करनी होती। श्रीलंका ने प्लानिंग किया, बांग्लादेश ने किया, शुरू में बुरा हालात आ गए, उन्हें IMF के पास नहीं गए, वो वर्ल्ड बैंक के पास नहीं गए, उन्हें कहा हम खुद करेंगे। 20-25 साल के इस इन्वेस्टमेंट के बाद आज बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है। उनका एक्सपोर्ट इस वक्त जो है $50 बिलियन को पहुंच गया, हम जो है $30 बिलियन के करीब हैं। उनका इंपोर्ट कम हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये है कि हमने मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। यू आर राइट। हमारे यहाँ आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उसके अलावा आपने गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल निज़ाम को फिल्टर लगाने की ज़रूरत है कि जब तक आप लोकल इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, लोकल लेवल पे लीडरशिप को लोकल लेवल से प्रमोट नहीं करेंगे, यूसी लेवल ग्रास रूट लेवल से लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल यू आर राइट। आपने 18 अमेंडमेंट तो कर ली, देखिए प्रोविंस के बाद जब डिस्ट्रिक्ट में जाने की बात थी डेवोल्यूशन की, वो आपने नहीं कर दी। अब हमारा सारा मामला लोकल डेवलपमेंट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और नुसरत वाहिद साहब, अभी हम आपने भी किया था। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।